गुड मॉर्निंग। वैसे तो देखो, आज की जो क्लास है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अदर अप्रोचेस की क्लास है। ऑल्दो हम ऑलरेडी ये ख़त्म कर चुके हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अदर अप्रोचेस। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, क्योंकि इतना थोड़ा जम्बल्ड अप हो गया है इस पूरे मंथ के लिए, तो अभी इस क्लास में क्या करेंगे हमने रियलिज्म ख़त्म कर लिया था, तो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, वेट, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको पेपर 1 सेक्शन ए से लिखवाने थे, तो वो हम कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। या फिर ऐसा करते हैं, आइडियलिज्म शुरू करते हैं। लेट मी थिंक क्या किया जाए। पहले क्लासेस देख लेती हूँ कितनी है आज आपकी। वेट अ मिनट। हम्म हम्म, ठीक है। इस सेशन में हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाद में टॉपिक रह गया था सोशल मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे आज। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक टॉपिक रह गया था ना, तो लेट्स फिनिश दैट टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। पीडीएफ पहले मैं अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे आज की। कल रात को जो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन हुआ था, उसमें मैंने एक सरप्राइज टेस्ट लिया था आप लोगों का। मैंने उसमें 5 क्वेश्चंस दिए थे। आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करके मुझे सबमिट कर सकते हैं।
बिकॉज 1 नवंबर के बाद में एक सेशन होगा आपका, आंसर राइटिंग की क्लासेस भी रहेंगी, उसमें मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, वहाँ पर डिस्कस होगा, चेक होगा, पूरा डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को, क्या क्या आपको लिखना चाहिए था। ओके, गिव मी 5 मिनट्स। एक्चुअली मैं सुबह 7 बजे से क्लास ले रही हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन की मैंने 2 घंटे की जस्ट अभी क्लास ख़त्म करी है, उसके बाद आपकी क्लास शुरू की है। 5 मिनट दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में ना हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरा फिनिश हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ मैं आपके 3 सेशंस ऐड करूंगी। एक तो मुझे राइट्स वाला करना है, इक्वालिटी और जस्टिस, इसके 3 लेसन्स मैं ऐड करूंगी नेक्स्ट मंथ के लिए। अभी इस मंथ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं, दैट्स वाई। हाँ, नेक्स्ट मंथ से आपका क्लास का टाइमिंग्स मैं फिक्स कर दूंगी, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वो इस मतलब मंथ में मैंने सोचा था मॉर्निंग में, फिर उसको इवनिंग सेशन में करने का, लेकिन फिर टाइफाइड हो गया, उसके बाद से पूरा जंबल अप हो गया। देयर इज अ मेस दैट आई हैव टू वाइंड अप, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज थे, किसकी क्लास किस टाइम पे हो रही है ये समझ नहीं आ रहा था, और अलग अलग टाइमिंग्स थे, मल्टीपल बैचेस थे, तो ये दिक्कत रही है इस साल, इस मंथ। अगले मंथ से नहीं होगा, सब चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन वे में की जाएंगी। इनफैक्ट मैं कोशिश यही करूँगी कि आपका तो बिगिनिंग से ही क्लासेस रहेंगी, आपके क्लासेस बिल्कुल टाइम चेंज नहीं होगा। एंड आई एम थिंकिंग कि शाम को क्लासेस अगर रखे जाए, मतलब प्रॉबेबली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे क्लासेस रखे जाएंगी, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर 2 o'clock ही मैं आपकी क्लास रखूँगी, या तो 2 o'clock ही रखूँगी, ठीक है। और इस हिसाब से होगा आपका, बट इट इज़ गोइंग टू बी मतलब एक फिक्स रहेगा टाइमिंग। अभी ऊपर नीचे पहले जब फिक्स रहता था तो सब बच्चे क्लास में आते थे, एवरी वन वॉज एक्टिव, क्या हो रहा है अच्छे से पढ़ते थे। ये ऊपर नीचे की वजह से एक तो सेशंस भी बार बार इधर उधर चेंज हो गए, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स मेरी बहुत रही हैं इसमें। इनफैक्ट कल शाम को मैंने लगातार क्लास ली है,
सुबह 11 बजे शुरू की थी मैंने और रात के 12:30 बजे तक मैंने क्लासेस ली हैं। आपकी क्लास जो बैच नंबर 7 की क्लास थी वो आखिरी थी। मैं उस टाइम तक इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि आई वाज थिंकिंग ऑफ पहले तो कैंसिल करने का, फिर मैंने सोचा कि नहीं, कैंसिल नहीं करते हैं, टेस्ट कर देते हैं जिससे कि थोड़ा मुझे भी ईज रहेगा। ये दिक्कत रही है। और फिर सुबह 7 बजे से आई हार्डली गॉट दिस 6 आवर्स ऑफ स्लीप। सुबह 7 बजे से दोबारा है और अभी भी कोई गैप नहीं है बीच में, लगातार क्लासेस हैं। 7 से आई थिंक 7 बजे से अभी 9 बजे तक हुई, फिर 9 से 11 मैं आपकी लूँगी। ये सेशन आधा घंटा एक्सटेंड करूँगी मैं। एंड फिर उसके बाद 11 बजे से क्लास है, फिर उसके बाद 1 बजे दूसरी क्लास है, फिर इस हिसाब से चलती ही रहेंगी मतलब। बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहेंगे हम, सो दैट इवन आई कैन गेट अ ब्रेक, वरना हम पूरा दिन बोलते बोलते भी थक जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये तो देखो टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका था। हम शुरू करेंगे सबसे पहले पार्टी सिस्टम से। पार्टी सिस्टम से parties, political parties. So we will first of all discuss this topic: politics of representation and participation. The political parties are the most important agencies that participate in political processes in a modern state. बिना political parties के आप political processes में आज के टाइम पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो। वाई? देखो, पहले जब पॉपुलेशन कम थी और क्राइटेरिया भी कम था कि जिन लोगों के पास में बस प्रॉपर्टी होती थी वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। आज अगर कोई, मान लो इंडिया, आज के टाइम पे अगर इंडिया में कोई लॉ बनाना पड़े तो यू विल रियलाइज कि कितना टाइम मतलब उसमें लगेगा। हर एक चीज में एक एक रिसोर्सेस को हमें देखना पड़ेगा। हर एक लॉ बनाने के लिए, एक लॉ बनाने के लिए बार बार लोगों के लिए मशीनरीज, इलेक्शन मशीनरी, इस पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑल्सो ये वाइबल नहीं है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि लोग आज के टाइम पे मॉडर्न ज़माने में खुद भी बहुत बिजी है, दैट दे कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए वो 5 साल में एक बार बस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं पावर में, ये संभालती हैं पूरा लॉ एंड गवर्नेंस एंड ये सब चीज़ें। बार बार रिफ्रेश हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज उस मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करती हैं आज के टाइम पे हमारे बिहाफ में। तो जब भी क्वेश्चन आए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पेपर 2 सेक्शन ए में, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन जहां पर भी आप लिख रहे हो उसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप लोग आइडेंटिफाई करो, उनको डिफाइन करो। तो सबसे पहले तो नॉर्मल टर्म्स में, फॉर इंट्रोड्यूसिंग द पॉलिटिकल पार्टी, you can write the word political parties are the most important agencies. उसके बाद फिर आप एक डेफिनेशन दे सकते हो that political party may be defined as an organized group of people. ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जिनकी एक क्लियर आइडियोलॉजी होती है और कुछ एक वेल डिफाइंड पॉलिसीज होती हैं जिसके ऊपर ये अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को बेस करते हैं। मतलब जिसे मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। पुराने जमाने में हम देखते थे मार्क्सिस्ट पार्टी हो गई, कोई लेनिनिस्ट पार्टी हो गई या कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। ये लोग वर्कर क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए काम करते थे। ठीक है, तो उस मामले में आप देखोगे कि एक पार्टी होती है, ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, पार्टी का पार्ट होते हैं और उनकी एक क्लियर सेट आइडियोलॉजी होती है कि हमको इस सेक्शन के लिए काम करना है। उनकी पॉलिसीज भी एकदम क्लियर कट होंगी
ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होगा कि ये अचीव करना है, तो इसको हम एक ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पार्टी को। आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, प्लीज bear it with me. So a party has a definite leadership. एक पार्टी की एक डेफिनेट लीडरशिप होती है, मतलब कि एक अल्टीमेट गोल होगा, उसमें कोई एक लीडर होगा। जैसे इन केस ऑफ इंडिया हम देखते हैं कि अभी लीडरशिप में आ जाएंगे मोदी, इसमें अमित शाह या राजनाथ सिंह, इन तीनों को हम लीडरशिप रोल में डाल सकते हैं। जब भी हम बीजेपी के फेस को सोचते हैं तो वी ऑलवेज लुक एट दैट, एंड मोदी इज ऑन टॉप ऑफ इट राइट नाउ। सो पार्टी की एक डेफिनेट लीडरशिप होती है, एक उसका एक अल्टीमेट गोल होता है। गोल क्या होता है? यही हर एक पॉलिटिकल पार्टी का गोल यही होता है कि उसको पॉलिटिकल पावर में आना है, पावर में आना है, टू गेन पॉलिटिकल पावर, और साथ ही साथ रेगुलेट करना है पॉलिटिकल प्रोसेस को। पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे रेगुलेट किया जाएगा? बाय यूजिंग द पावर एक्वायर्ड। जो पावर आपने एक्वायर की है उसको यूज करो, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू जो पावर एक्वायर की है, जिसकी वजह से लोगों ने आपको इलेक्ट किया, आपकी पार्टी पावर में आई, उसको रेगुलेट करो। अब पॉलिटिकल प्रोसेस उसकी हेल्प से रेगुलेट करो पॉलिटिकल प्रोसेसेस को, ताकि लोगों की भलाई में लॉज बनाए जा सके। सो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, और उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो पर्पस हमने देखा और मीनिंग देखा कि ये सभी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टी के केस में इस तरीके से कि पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक इंट्रोडक्शन याद रखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में याद रखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द इम्पॉर्टेंट एजेंसीज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंसीज होती हैं जिसके जो कि पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। इम्पॉर्टेंट एजेंसीज दैट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग, अब डेफिनेशन लिखनी है आपको पॉलिटिकल पार्टी की। सो पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टी which is having organized group of people, organized group of people। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल के बाद आप देखेंगे दे आर हैविंग अ क्लियर आइडियोलॉजी, इनके पास में एक क्लियर कट आइडियोलॉजी होती है। तो रिमेंबर दे हैव अ क्लियर आइडियोलॉजी। देन क्लियर आइडियोलॉजी के बाद में आप देखोगे कि इनकी वेल डिफाइंड पॉलिसीज होती हैं। सो दे हैव वेल डिफाइंड पॉलिसीज। ये सभी पॉइंट्स एज इट इज याद रखोगे, इसको ऐसे ही लिखना है। एंड दे हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक तो ये लिखा। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हाईलाइट करके कि यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इट हैज अ डेफिनेट लीडरशिप, एक डेफिनेट लीडरशिप है। अल्टीमेट गोल क्या होता है इसका? अल्टीमेट गोल इज टू गेन पॉलिटिकल पावर, to gain political power, and it regulates political process, political process। अब इसमें आप अगर एक ऑफिशियल डेफिनेशन देना चाहते हो तो आप ऑफिशियल डेफिनेशन भी दे सकते हो। एडमंड बर्की, वेट, एडमंड बर्की, तो आप इसमें अलग से
ऐसे मेंशन कर सकते हो। एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग का क्या कहना है रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज? इन्होंने डिफाइन किया था कि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी बॉडी है, इट इज अ बॉडी ऑफ मैन, इट इज अ बॉडी ऑफ मैन, यानी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में रिलेट करो, जो कि यूनाइट होंगे, यानी ग्रुप है एक। दे प्रमोट देयर जॉइंट एंडेवर्स। जॉइंट एंडेवर्स मीन्स जो भी उनकी वेल डिफाइंड पॉलिसीज हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको प्रमोट करते हैं। They promote by, for promoting by their joint endeavors the national interest upon some particular principles in which they all agree. That means they are having shared ideology, common ideology. ये दिखा रहा है। तो एक तो या तो ये लिख सकते हो आप डेफिनेशन में, और इसमें बता सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि देखो, डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो लोग खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिना पॉलिटिकल पार्टी के नहीं एग्जिस्ट कर सकती हैं, फंक्शन नहीं कर सकती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में असेंशियल इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। It performs essential input output functions। ये परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इनपुट आउटपुट फंक्शन तो करती ही हैं परफॉर्म। इनपुट आउटपुट कैसे? कोई इनपुट आता है तो पॉलिटिकल पार्टी उस डिमांड को ले करके प्रोसेस करती है और उसको फिर फर्दर आउटपुट के फॉर्म में उसको वो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली उस पर काम करना शुरू करेगी कि वेदर हमको इस पे कुछ मुद्दा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। वी नीड टू गो फॉर लॉ मेकिंग ऑन दिस इशू और नॉट। सो ये चीजें हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज इसके अलावा परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट एग्रीगेशन। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन। नाउ ये आता है अब बात की इंटरेस्ट एग्रीगेशन देखो क्या होता है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं किसी भी ग्रुप्स की या इंडिविजुअल्स की, उसके थ्रू पॉलिसी प्रोग्राम्स में उसको डाला जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी कोई डिमांड है तो उसको एग्रीगेट कर दिया, उस डिमांड को भी डाल दिया पॉलिसी में कि ये आगे जा करके पॉलिसी बनाई जाएगी इस चीज़ पे। जैसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया जैसा, जहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टीज हैं जो आपस में गेन कर रही हैं, compete कर रही हैं कि उनको ज़्यादा सपोर्ट मिले, तो वो क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स लेकर के आएंगी। एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है जहाँ पर एक सिंगल पार्टी रूल कर रही है या एक सिंगल इंसान, सिंगल इंस्टीट्यूशन है, तो वो सिंगल पर्सन ही कोशिश करेगा कि सिटीजन्स के सपोर्ट में कोई पॉलिसीज लाई जाएं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि सबसे यूनिक फीचर फीचर क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि वो पॉलिसीज के लिए सपोर्ट को मोबिलाइज करती है। मतलब लोगों को पहले बताएंगी कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और उसको उसके थ्रू लोगों का सपोर्ट पाएंगी। तो हम देखते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन में क्या होता है, पार्टीज जो होती हैं वो मेनली कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरीके से वो अपना लेबल करती है, अपने पॉलिसीज को सपोर्ट पाने की कोशिश करती हैं। दैट इज इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ठीक है, समझ में आया? तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज द एक्टिविटी इन विच द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर combined into policy programs. If you want to write it, you can write it. Interest aggregation interest aggregation is the activity in which it is the activity जिसके थ्रू
इन विच पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो भी आपकी डिमांड है, ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू आपकी जो भी डिमांड है उसको पॉलिसी प्रोग्राम में डाला जा सके. सो राइट, इट इज एन एक्टिविटी इन विच the political demands of individuals the political demands of individuals are are combined they are combined into policy programs into policy programs into policy programs. सो इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट एग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये टास्क परफॉर्म करती हैं. दे परफॉर्म दिस टास्क. You can even write an example. For example, in a democratic system, two or more parties, compete, two or more parties compete to gain support, for their alternative policy programs, for their alternative policy program. So ये है इंटरेस्ट एग्रीगेशन. तो इसमें क्या होता है? It is backed by some resources. It is backed by some of the resources. तो ऐसा होता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन में. सो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है. हिंदी में लिखवाना है. रश्मि हिंदी में लिखिए. मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ इसको हिंदी में बताने का. ठीक है, तो लिखिए. सबसे पहले तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन को हिंदी में क्या बोला जाएगा पहले वो बता देती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी की टर्मिनोलॉजीज थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं तो ये दिक्कत वाली बात है. हाँ, ब्याज एकत्रीकरण. ब्याज एकत्रीकरण, इंटरेस्ट एग्रीगेशन ये बोला जाता है इसमें. सो ब्याज एकत्रीकरण. वेट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अब? एक मिनट. तो ब्याज एकत्रीकरण
एक ऐसी, हम एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोगों की लोगों की हिंदी में मैं थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए लिखवाना, क्योंकि मेरे पास है नहीं ये सब चीज़ें। हालांकि मैंने नोट्स रश्मि शेयर किए हुए हैं ग्रुप में, वहां से भी आप कर सकते हो चाहो तो। वेट अ मिनट, मैडम क्या कुछ चला है। पॉलिटिकल डिमांड्स, चलो आप खुद ही कर लीजिए, ठीक है। मेरे को बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हिंदी में ना मैं आपको उतना टेक्निकल नहीं लिखवा पाऊंगी जो चीज़ आपको नोट्स में मिलेगी, लेकिन समझा सकती हूँ कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन में होता क्या है। जैसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, ठीक है, जिनको लेकर के लोगों के बीच में लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होती। तो पॉलिटिकल पार्टीज ही ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिसमें ये लोगों को जागरूक करती हैं और लोगों के जो व्यूज़ होते हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर के, उस पर्टिकुलर इशू को लेकर के उनके सपोर्ट को डिमांड करते हैं ये। तो इससे लोग फिर सपोर्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उस पर लॉ बनाया जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जब भी हम स्टडी करते हैं तो दोनों पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे, यानी पुराने तरीके से जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज को पहले समझते थे और आज के पर्सपेक्टिव से, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से स्टडी किया जा सकता है। जैसे अगर आप पुराने तरीके से पढ़ोगे तो पुराने तरीके से एडमंड बर्क आते हैं जिन्होंने 1770 में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखा था कि इन्होंने अपने डेफिनेशन में ये बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ऐसी होती है कि इसमें कुछ लोग होते हैं जिनके आपस में शेयर्ड आइडियोलॉजी होती है, मतलब उनकी सोचने का जो तरीका होता है, जो सोल्यूशंस वगैरह ये देते हैं, सब एक ही तरीके का देते हैं। वो सभी लोग जो सेम आइडियोलॉजी के, सेम विचारधारा के होते हैं, वो सभी लोग आपस में साथ में आएंगे एंड वो एक कॉमन इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे इस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। जैसे मान लीजिए इस केस में बीजेपी वाले हैं, तो बीजेपी वाले सभी साथ में आएंगे और उनकी विचारधारा है हिंदुइज्म पे बेस्ड, तो वो उसको पूरा परस्यू करेंगे। तो बीजेपी की जब पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर बीजेपी पार्टी जैसे आज पावर में है तो ये लोग काम करना शुरू करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली फैजाबाद को चेंज करके उसका नाम अयोध्या रखा गया, तो हिंदुइज्म इसमें रिफ्लेक्ट होता है, तो ये इनकी शेयर्ड आइडियोलॉजी हो गई। तो पुराने तरीके से हम इसको ऐसे बोलते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जहाँ पर कुछ जो शेयर्ड आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं वो साथ में मिलकर के आते हैं और एक कॉमन इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं, उसे कॉमन इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से देखना हो, आज के पर्सपेक्टिव से देखना हो, मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, तो उसमें आते हैं ऑटो वैन क्यूशमैन। ये एक दूसरे स्कॉलर हैं, इनका कहना है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कैच ऑल पार्टीज का। मतलब आज के टाइम पे आइडियोलॉजी मैटर ही नहीं करती, आज के टाइम पे मैटर करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको बस पावर में आना है। तो हमने क्या देखा, ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं कि आइडियोलॉजी मैटर करती है, लेकिन जो बिहेवियरलिस्ट हैं जैसे ऑटोवन हो गए, ये बोलते हैं कि मैटर ही नहीं करती आज के टाइम पे आइडियोलॉजी। आज के टाइम पे है कैच ऑल पार्टीज का कॉन्सेप्ट। कैच ऑल पार्टीज मतलब आज के टाइम पे किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लो,
चाहे आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखो या कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो या किसी और आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूल फाइंड कि सभी के मैनिफेस्टो में सभी सेक्शंस को लेकर के सभी बातों पे मुद्दे लिए गए हैं। जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ और लिखा है और आम आदमी पार्टी ने भी लिखा है कुछ, तो आपस में उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑल इन ऑल सब कोई सेम ही है। जैसे कि पहले क्या होता था, बीजेपी एक राइटिस्ट पार्टी मानी जाती थी। तो बीजेपी के केस में बोला जाता था कि बीजेपी एक तो बुर्जुआजी क्लास की पार्टी है, दूसरा ये मिडिल क्लास के लिए भी काम करती है, ठीक है, और पुअर क्लास के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस को माना जाता था माइनॉरिटीज और जो SC STs होते हैं इसकी पार्टी बोली जाती थी, पुअर क्लास की पार्टी बोली जाती थी कांग्रेस। ऐसी आम आदमी पार्टी अभी रिसेंटली आई है, तो इसके बारे में तो खैर मैं इतना डिटेल में क्या ही बताऊं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी सभी को आज के टाइम पे वो करती है, एम करती है, ठीक है, क्लेम करती है कि सभी के हित में काम किया जा रहा है। तो आज के टाइम पे कोई डिफरेंस नहीं रहा है। आज के टाइम पे बीजेपी भी पुअर क्लास के लिए काम कर रही है, कांग्रेस भी बुर्जुआजी क्लास मिडिल क्लास के लिए काम कर रही है। तो यानी आज के टाइम पे देखो, आपको देखने को मिलेगा कि इन सभी के मैनिफेस्टो जो होता है पॉलिटिक्स में, जब एज अ कैंडिडेट ये वोट मांग रहे होते हैं तो इनके सभी के मैनिफेस्टो सेम सेम से होते हैं। सारे सेक्शंस, चाहे आप किसी भी सेक्शन को देख लो, सभी सेक्शंस इसमें कवर्ड होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे इनके लिए आइडियोलॉजी ना मैटर करके ये मैटर करता है कि इनकी पार्टी पावर में आए कैसे भी। अगर आपको डिफरेंस जानना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, तो एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट के बीच में। देखिए, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, लेफ्टिस्ट को हमेशा माना जाता है कि वो पुअर क्लास के लिए काम करते हैं। जैसे इस केस में हमेशा हम कांग्रेस को लेफ्टिस्ट मानेंगे। फिर आता है राइटिस्ट। राइटिस्ट में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बीजेपी होगी वो राइटिस्ट में आ गई। तो कभी भी अगर राइट विंग या लेफ्ट विंग के बारे में बात करनी होती है तो लेफ्ट विंग होता है जिसमें सोशल इक्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें इगैलिटेरियनिज्म पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि पुअर क्लास के लिए काम कर रहे हैं ये, दैट मीन्स इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो राइट social equality, they work for social equality and egalitarianism, मतलब इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाएगी सोसाइटी में कि सभी इक्वल रहें, ठीक है। हाँ, इस केस में जैसे आप मार्क्सिज्म डाल सकते हो यहाँ पर, मार्क्सिज्म, ठीक है, तो वो लेफ्टिस्ट पार्टी होगी ना, एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्टिस्ट हो गई, तो उस हिसाब से डाल दिया आपने, ठीक है। तो दैट इज, ये अपना इसमें लाने की कोशिश करेंगे, दैट इज लेफ्टिस्ट, ठीक है। और इंडिया के केस में अगर देखोगे, इंडिया के पॉलिटिक्स में देखोगे कि कौन सी लेफ्ट है और कौन सी राइट है, तो बीजेपी के बारे में बोला जाता है कि बीजेपी एक राइट विंग पार्टी है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है उसमें हिंदू नेशनलिस्ट पोजीशन रिफ्लेक्ट होती है, और उसकी जो आइडियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल लिंक्स हैं वो आरएसएस के साथ में काफ़ी क्लोज आते हैं। इनफैक्ट बीजेपी एज अ पार्टी हैज़ ओरिजिनेटेड भारतीय जनसंघ 1951 में, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे उन्होंने फॉर्म की थी, और आगे जाकर के इसको भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन जस्ट रिमेंबर दैट बीजेपी इज द लेफ्ट पार्टी। तो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर इंडिया के पॉलिटिक्स की बात करोगे, पहली बात तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सब चीज़ें आती हैं। इसी में अगर पॉलिटिकल पार्टीज और उसके अलायंस समझोगे, तो जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ में, दूसरी डेमोक्रेसीज के साथ में कंपेयर करते हैं इंडिया को, तो इंडिया में उसकी कंपैरिजन पे बहुत सारी पार्टीज हैं, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। इनफैक्ट एस्टिमेट लगाओगे तो ऑलमोस्ट 200 पार्टीज हैं इंडिया में, जो बनाई गई 1947 के बाद में आज तक, अगर पूरा एस्टिमेट करोगे तो 200 पार्टीज। और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप होती है इंडिया में, वो वेल नोन फैमिलीज से आती है, डायनेस्टिक लीडर्स होते हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, ऐसे डायनेस्टिक लीडर्स होते हैं। तो पार्टी की जो लीडरशिप है चेंज होती रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, सेम फैमिलीज में। जैसे नेहरू आए, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, उसके बाद
आगे सोनिया गांधी को दिया गया था, बट शी रिजेक्टेड इट, और मनमोहन सिंह आए उसकी जगह पे। आज के टाइम पे राहुल गांधी को दिया जा रहा है। तो मेन पार्टीज देखो इंडिया में, ऑल्दो इतनी सारी पार्टीज है, लेकिन इंडिया में मेन पार्टीज है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि राइट विंग को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि लेफ्ट विंग को करती है रिप्रेजेंट। तो ये जो पार्टीज हैं ये करंटली नेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही हैं, और दोनों ही पॉलिसीज अपनी फॉलो करती हैं, चेंज होती रहती हैं आजकल तो, ठीक है। और इंडिया में वैसे भी टोटल इन टोटल अगर देखोगे तो 7 नेशनल पार्टीज हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इंडिया में, वेदर वो एक नेशनल पार्टी है या रीजनल या स्टेट पार्टी है, उसका क्या सिंबल है, उसको रजिस्टर कराना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ये सभी चीज़ें इसमें लगी रहती हैं। काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, वो खैर अलग चीज़ है, ठीक है। और इसी में अलायंसेस बनते हैं, जैसे बीजेपी का जो अलायंस बनता है वो एनडीए का बनता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि यूपीए बनता है कांग्रेस का, एंड एक है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका बनता है थर्ड फ्रंट का, उसको थर्ड फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखोगे इसमें, अंडरस्टूड। बाकी इसको और डिटेल में ना हम आगे पढ़ेंगे जब इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज समझेंगे, आगे आईजीपी सेक्शन में और ज़्यादा डिटेल में ये फर्दर कवर होगा, ठीक है। सो सेंटर भी है, एग्जैक्टली, देर इज सेंटर ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। सो हम क्या देखते हैं कि आज के टाइम पे कैच ऑल पार्टीज है, चाहे बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लो, जितने भी मैनिफेस्टोज आप देखोगे इनके, यू विल रियलाइज कि ये सभी के लिए काम कर रही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी सिर्फ मिडिल क्लास के लिए, कांग्रेस अगर पुअर क्लास की उसको रिप्रेजेंट करती है, पुअर क्लास की उनके फेवर में काम करती है, उसके आइडियोलॉजी में काम करती है, तो बीजेपी भी आज उसी उस पर काम कर रही है। क्योंकि आज के टाइम पे आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आज के टाइम पे मैटर करता है कि इन पार्टीज को पावर में आना है कैसे भी। इसीलिए फिर वो सभी को टारगेट करती हैं, सभी सेक्शंस को टारगेट करके उनको उनसे वोट लेने की कोशिश करती है। अब बताते हैं मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीज के बारे में, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टीज के बारे में। नाउ मार्क्सिस्ट कैसे देखते हैं पार्टीज को, वो हमें कवर करना है। कार्ल मार्क्स हमने देखा था, कार्ल मार्क्स कभी भी पार्टीज को फेवर नहीं करते। कार्ल मार्क्स ने कभी किसी पार्टी के बारे में बात नहीं की कि एक पार्टी होनी चाहिए, ही इज नेवर टॉक्ड अबाउट सच थिंग्स। क्योंकि कार्ल मार्क्स का क्या व्यू था पार्टीज को लेकर के, कि पार्टीज एक क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि ये जो स्टेट होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी होता है, ये स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इससे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ये, ठीक है। सो व्हाट वी गेट टू नो इज कि एक क्लास के इंटरेस्ट को ये स्टेट परस्यू करता है। ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे बोली जाती है इन केस ऑफ पार्टीज के बारे में, कि जो अगर कोई भी पार्टी होती है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि पार्टी एक बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट है, ये एक बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है इनका बैक्ड कॉन्सेप्ट है, इनके फेवर में काम करती हैं पार्टीज, हमेशा इनकी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। इसीलिए भी हम देखते हैं कि आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस के बीच में और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में नेक्सस है, क्रॉनी कैपिटलिज्म चलता है आज के टाइम पे। बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जिसमें हमेशा पॉलिटिशियंस इनके फेवर में काम करते हैं, इनके साथ काम करते हैं। तो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पार्टी हमेशा एक क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्लास स्ट्रगल के साथ में, क्लास स्ट्रगल लेकर के आओ, और उसके बाद में क्लास स्ट्रगल यानी रेवोल्यूशन लेकर के आओ, और रेवोल्यूशन के बाद में अगर प्रोलेटेरिएट क्लास जीत जाए, प्रोलेटेरिएट मतलब कि वर्किंग क्लास उस रेवोल्यूशन में जीत जाती है, अगर ये आ जाती है, तो फिर उसके बाद में
हम देखेंगे कि इस सोल्यूशन को इसको सॉल्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को, कि ये एक क्लास के इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पार्टी रिप्रेजेंट्स द वर्किंग क्लास, जो पार्टी वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, वही पार्टी को एग्जिस्ट करने का राइट है, ऐसा मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बोला जाता है। जो बुर्जुआजी पार्टी होती हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होती उनमें, क्योंकि दैट इज नॉट ट्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि बुर्जुआजी पार्टीज में सारे डिसीजन सिर्फ माइनॉरिटी के लिए जाते हैं, मेजॉरिटी के नहीं लिए जाते। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनको एलिमिनेट करना चाहिए, बुर्जुआजी पार्टीज को। तो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीज में हम देखते हैं लेनिन ने क्या बोला। लेनिन पार्टी के बारे में बात करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेनिन में। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है रश्मि? क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है, ये एक टर्म होती है जो हम यूज करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में मिल करके, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है पॉलिटिशियंस हमेशा ऐसे लॉज या ऐसी चीजें डिसीजंस लेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट क्लास को फायदा करेगी। दैट इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ओके। तो लेनिन ने भी एक पार्टी की बात की थी, और लेनिन का कहना था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, जहां पर एलीट इंटेलेक्चुअल्स को चूज किया गया है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को चूज किया गया है, इस पार्टी का मेंबर बनाया गया है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे कि रिसेंटली जो अंबानी वाली राफेल डील का आपको पता होगा, जो काफी न्यूज में थी कि इनको दी गई थी, वो इसका एग्जाम्पल है क्रॉनिक कैपिटलिज्म का। अंडरस्टूड? हाँ, रिलायंस एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट थिंग इज वी सी दैट, मतलब लेनिन ने भी यही किया था कि कुछ जो एलीट इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, इनके ग्रुप का ऑर्गेनाइज करके इसको पार्टी में ऑर्गेनाइज किया गया। क्यों एलीट इंटेलेक्चुअल्स को डाला इन्होंने? इन्होंने सिर्फ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स को ही चूज किया था। रीजन बिहाइंड दैट इज ये सभी मिडिल क्लास से आएंगे, ये लोग नॉलेजेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको नॉलेज है, ये ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ये रीज़न था। इनके पास में इंटेलेक्चुअल नॉलेज थी, ठीक है। तो इनको पता था मार्क्सियन प्रिंसिपल आइडियोलॉजी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे पार्टी को सही दिशा दिखानी है, सही पाथ दिखाना है, करेक्ट पाथ दिखाना है, जिससे कि पार्टी जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं उसमें सक्सेसफुल हो पाए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी चूज किया गया था इलेक्शन प्रोसेस में और पार्टी ट्रेनिंग में, ताकि ये हेल्प करें सभी एक्टिविस्ट। इससे क्या होगा कि पार्टी के जो लॉयल मेंबर्स हैं वो सभी लॉयल मेंबर्स आ जाएंगे, और उसी के साथ में ये लोग रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे रशिया में। सो ये डेफिनेशन दी थी लेनिन ने, और जो डेफिनेशन लेनिन ने एक पार्टी के बारे में दी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत सूट करती है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ऐसी पार्टी परमानेंटली एग्जिस्ट करेगी। वर्कर मूवमेंट, जब भी वो मूवमेंट कर रहे हैं, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 24 घंटे उनके दिमाग में रहेगा कि एक पार्टी है जो उनको सपोर्ट कर रही है, जो उनको एक बैकिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ऐसी पार्टी रेवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रोपोगेट करती है वर्कर्स के बीच अंदर, और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि कैसे आप रेवोल्यूशन ला सकते हो बुर्जुआजी क्लास के अगेंस्ट में। तो ऐसी पार्टी असिस्ट करेगी वर्किंग क्लास को उनके ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने में, अचीव करने में। हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन से पहले जब बुर्जुआजी पीरियड था, तो उस टाइम पे भी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवोल्यूशन के टाइम पे ही पार्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उससे पहले भी। क्योंकि उससे पहले पार्टी क्या करेगी? पार्टी उससे पहले लोगों को अवेयर कराएगी, लोगों को ट्रेन करेगी,
सो पार्टी इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्ट्रूमेंटल। पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें कैपिटलिस्ट ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना है, और ये जो हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो शोषण किया जा रहा है वर्किंग क्लास का, उसको ख़त्म करना है। और हमें प्रोलिटेरिएट क्लास की, वर्किंग क्लास की अगर डिक्टेटरशिप की वो पावर में आए, उसको एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए पार्टी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए लेनिन ने ये बोला था कि अगर एक पार्टी को वैनगार्ड का रोल प्ले करना पड़े वर्किंग पीपल के लिए, तो ये बहुत ही असेंशियल हो जाएगा कि उसमें कुछ ऐसे नॉलेज हो, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के कुछ रूल्स फॉलो किए जाएं, जिसी के पर्पज से हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल्स इसमें डाले जाएंगे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ये पूरा काम सौंपा जाएगा। और पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पार्टी का ऑब्जेक्टिव होगा कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जो वर्किंग क्लास है। और कम्युनिस्ट पार्टी को पता है कि वर्किंग। हाँ जी, आवाज आ रही है अब? तो कहाँ से नहीं सुना था आपने? क्योंकि मैं तो इतनी देर से बोल ही रही थी, लेकिन फिर एकदम से एरर आ गया। आई डोंट नो, ये पीछे से टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हुआ है। वेट। वैनगार्ड तक, हाँ। तो द पार्टी इज वैनगार्ड ऑफ द वर्किंग पीपल। तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस को जनरेट करेगी और उसको मेंटेन करके रखेगी। क्लास कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जब आप, जैसे मान लो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो किसी दूसरी कंट्री में भी आप जाते हो, वहाँ की जो बुर्जुआजी क्लास होती है, क्योंकि वो हिंदू हैं तो आप उनके साथ में रिलेट करते हो हमेशा। आप सोचते हो कि हम सब एक हैं, है ना? लेकिन आपको पता चलेगा कि ये जो हिंदूज हैं, ये जो ऊपर कैपिटलिस्ट क्लास है तो हिंदू, लेकिन ये लोग एक्चुअली में आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक क्लास कॉन्शियसनेस रहेगी कि देखो हमारी क्लास अलग है और इनकी क्लास अलग है। जब आपको ये पता चलेगा तो कॉन्स्टेंटली ये जो पार्टी होगी हमारी, कम्युनिस्ट पार्टी, इसी चीज पे फोकस रखेगी अपना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम देखेंगे कि क्लास कॉन्शियसनेस मेंटेन रहेगी, और उसको ध्यान में रखते हुए जो वर्कर्स रहेंगे वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होंगे वर्किंग क्लास के लिए। एंड देयरफॉर वी सी कि कम्युनिस्ट पार्टीज बुर्जुआजी पार्टी से बहुत डिफरेंट होती हैं, क्योंकि बुर्जुआजी पार्टी तो सभी को पता होता है कि दीज आर द पार्टीज, कौन कौन से मेंबर्स हैं उसके। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी एक टाइप की सीक्रेट सोसाइटी होगी। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का एम यही है, ये चीज करना कि बेसिकली जो भी सिस्टम प्रेजेंट है उस सिस्टम को ओवरथ्रो करना। और आपको पता है जो प्रेजेंट सिस्टम है वो है कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम में जिसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्किंग क्लास का, और आपको उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे जो कि अगर वहां पे स्टेट प्रेजेंट है या बुर्जुआजी पार्टीज प्रेजेंट है वो अलाउ नहीं करेंगी ऐसा कुछ करने का। तो इसीलिए आपको सीक्रेटली काम करना होगा। तो ये जो पार्टी की बात करते हैं लेनिन, ये कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी होगी। तो ये बोलते हैं कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म पे, उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर होता है कि जैसे यूजुअली हम देखते हैं जो बुर्जुआजी पार्टी होती है वो टॉप से डाउन अप्रोच की होती है। दे फॉलो टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी
जैसे सेंटर पे बीजेपी है, उसके स्टेट के खुद के कार्यकर्ता होंगे, स्टेट में फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यकर्ता होंगे, एमएलए टाइप के, ठीक है, उस टाइप के कार्यकर्ता होंगे। तो हम देखते हैं कि एक बुर्जुआजी पार्टी में इस टाइप की हायरार्की होती है, यहाँ पर होती है एक हायरार्की। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी में हायरार्की नहीं होती। कम्युनिस्ट पार्टी में रादर हम देखते हैं कि बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है, एकदम ऑपोजिट। कम्युनिस्ट पार्टी में होता है नीचे नीचे छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, इन सेल्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, लोग यहाँ पर सेल्स का पार्ट होते हैं। तो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए, और लोग उस डिसीजन को ऊपर कन्वे करेंगे, और ऊपर कन्वे करते करते ये ऊपर सेंटर तक जाएगा। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ऊपर सेंटर तक जाएगा और यहाँ पर फिर डिसीजन लिया जाएगा, और इसका काम क्या होगा, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ पे क्या होता है, एक बुर्जुआजी पार्टी में टॉप डाउन अप्रोच में ऊपर जो सेंटर होता है ये डिसीजन लेता है, ये बताता है कि क्या करना है, और बाकी के जो नीचे एलिमेंट्स होते हैं ये सभी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी में उल्टा होता है, यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट ऊपर पार्टी का मेन जो हेड होता है, मेन जो सेंटर होता है, वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है। तो इनका ये मानना था कि कम्युनिस्ट पार्टीज तो सीक्रेट सोसाइटी होती है, बुर्जुआजी क्लास अलाउ ही नहीं करेंगी, तो इसीलिए सीक्रेट में करो, क्योंकि अगर इनको पता चला कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है तो ये उस रिवोल्ट को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाएंगे। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में हम देखते हैं कि ये जो पार्टी ही होगी ये वर्किंग क्लास लोगों को ऑर्गेनाइज करेगी, पावरफुल बनाएगी, उनको साथ में लेकर के आएगी। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सोशलिस्ट कंट्री में इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन इंजॉय करने को मिलता है, बाकी सभी पार्टीज वहां पर अबॉलिश कर दी जाती हैं। सोशलिस्ट कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि चाइना। चाइना में एक ही पार्टी है विच इज, चाइना में देखो पहले दो पार्टी हुआ करती थी, एक नेशनलिस्ट पार्टी भी थी। नेशनलिस्ट पार्टी चाइना में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रही थी, बट हम देखेंगे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, बिकॉज एक बार कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई, सोशलिस्ट कंट्री है चाइना, तो वो बाकी सभी पार्टीज को अबॉलिश कर देगा। So there was practically no difference between the party and government in socialist country. ये भी सही है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इकलौती पार्टी है और वही पार्टी गवर्नमेंट भी बनाती है, तो पार्टी और गवर्नमेंट में डिफरेंस तो है नहीं कुछ, एक ही पार्टी है। तो सोशलिस्ट कंट्री आज भी कम्युनिस्ट पार्टी से ही रूल की जाती है, इसीलिए कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते हैं कि इट इज द डिक्टेटरशिप ऑफ चाइना, इज द डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। 1977 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था सोवियत यूनियन का, उसको भी देखोगे, जिसको एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि जो लेनिन की लीडरशिप थी इतने सक्सेसफुल इसीलिए रही थी, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वहां पर इस पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रिशिएट किया था जो पार्टी ने रोल प्ले किया था रेवोल्यूशन पे। एंड 1982 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, उन्होंने भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस को डिक्लेयर किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कि ये हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर है, यानी पार्टी और गवर्नमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसमें यह भी डिक्लेयर किया गया कि जो पार्टी का चीफ होता है वही आर्म्ड फोर्सेस का चीफ होगा, जो पार्टी का चीफ होगा वही प्रेसिडेंट बनेगा कंट्री का। तो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर पॉलिटिकल पार्टीज को हम समझें, तो पार्टीज जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज में देखने को मिलती हैं वो एक क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, इसी की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो कम्युनिस्ट जो पार्टीज होती हैं वो सीक्रेट में इसीलिए काम करती है। तो कैपिटलिस्ट कंट्री में जो कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं वो वर्किंग क्लास के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि उनका शोषण ना किया जा सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जा सके। ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी कैपिटलिस्ट कंट्रीज में रेवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रोपोगेट करती हैं, और साथ ही साथ दे प्रिपेयर फॉर द वर्किंग क्लास को, बेसिकली इनके लिए प्रिपेयर करती हैं फॉर रेवोल्यूशन। एक बार रेवोल्यूशन आ गया, सक्सेसफुल हुआ, तो कम्युनिस्ट पार्टी
will ensure the protection of the working class. तो इसी में डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, जिसमें एक आते हैं रॉबर्ट मिशेल, दूसरे आते हैं मॉरिस डुवर्जर। तो सबसे पहले तो रॉबर्ट मिशेल को देख लेते हैं। रॉबर्ट मिशेल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रॉबर्ट मिशेल एक एलीट स्कॉलर हैं। एलीट थ्योरी ऑफ पावर में पढ़ा था इनको हमने। इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो रॉबर्ट मिशेल एनालाइज कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल फंक्शनिंग को, कि कैसे काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। उसमें रॉबर्ट मिशेल इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि चाहे कोई डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे कोई लिबरल पार्टी हो, चाहे कोई सोशलिस्ट पार्टी हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी पार्टीज में पावर हमेशा किसके पास रहती है? एलिट्स के पास में। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मैं टेल यू। उमंग, आपने तो ये पढ़ लिया होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। स्वलपंत्र का लोह नियम और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इसको ये बोला जाता है। हम्म। सो इसमें हम क्या देखते हैं कि रॉबर्ट मिशेल ने यही हाईलाइट किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमेशा उसमें एलीट क्लास, जो लोग रिच होते हैं, जिनके पास में पैसा होता है, हमेशा वही पावर में रहेंगे। अब ऐसे ही दूसरे हैं मॉरिस ड्वर्जर, और ड्वर्जर की क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिस ड्वर्जर क्या बोलते हैं? मॉरिस ड्वर्जर की बुक है पॉलिटिकल पार्टीज। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। तो मॉरिस डुवर्जर की बुक है, बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। उसमें क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम और पार्टी सिस्टम के बीच में एक रिलेशनशिप बताई है। इन्होंने अपना खुद का लॉ दिया है कि देखो, एक पार्टी सिस्टम कैसा है एक कंट्री में, वो उसके इलेक्टोरेट सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्लीज आप एक बार रिफ्रेश कीजिए जिनको आवाज नहीं आ रही है। ट्राई टू रिफ्रेश इट प्लीज। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि पार्टी सिस्टम को, डुअर्जर ने एक कंट्री में कैसा पार्टी सिस्टम होगा, मतलब कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, इन्होंने इसको रिलेट किया एक कंट्री के इलेक्टोरल सिस्टम के साथ में। वहाँ का इलेक्टोरेट सिस्टम कैसा है, उसके बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे इन्होंने पहले बोला कि देखो, अगर आपकी कंट्री का इलेक्टोरल सिस्टम सिंपल है, तो मेजोरिटेरियन टाइप पार्टी सिस्टम होगा, जिसमें टू पार्टी होंगी। जैसे सिंपल का मतलब है, सिंपल का मतलब होता है कि सिर्फ आपको मेजोरिटी लेनी है, 50% प्लस वन वोट आपको चाहिए, और आप पावर में आ जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कंट्री में दो पार्टीज होंगी, तो दैट इज कॉल्ड अ टू पार्टी सिस्टम। जैसे बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है, एक तो ये बोला इन्होंने। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि अगर आपकी कंट्री का इलेक्टोरल सिस्टम प्रोपोर्शनल सिस्टम है, तो ऐसी ऐसी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। अगर लोग, कुछ लोग मुस्लिम्स हैं, कुछ लोग हिंदूज हैं, कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं, कुछ जूइश हो गए, मान लो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शन में अगर आप कर रहे हो हमेशा,
आप वोट जो भी आपका डिसाइड किया जाता है कि कौन सरकार बनाएगा, प्रोपोर्शन में रहेगा आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उस सिचुएशन में वहां पर मल्टीपल पार्टीज होंगी, मतलब दो से ज्यादा पार्टी एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के लिए उसकी प्रोपोर्शन में अलग से पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी। अंडरस्टूड? सो प्रोपोर्शनल में मल्टीपल पार्टीज रहती हैं, लेकिन डिवॉर्जर लॉ में इंडिया इकलौती एक्सेप्शन है। इंडिया इकलौती एक्सेप्शन है, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे कि सिंपल इलेक्टोरल सिस्टम है। इंडिया में किसी भी पार्टी को, जैसे अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, किसी भी पार्टी को अगर पावर में आना है तो उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी, मतलब 50% +1 वोट चाहिए उसको। जैसे अगर हरियाणा में 90 सीट्स हैं, तो उसमें बीजेपी को कितनी चाहिए होंगी? 45 + 1 यानी 46 सीट्स चाहिए होंगी अपने पार्टी बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। सो 50 + 1। और लेकिन हमने देखा, डॉजर ने बोला था जहां पर भी सिंपल होता है वहां पर हमेशा 2 पार्टी सिस्टम होता है, लेकिन इंडिया तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में कितनी सारी पार्टीज हैं, जैसे कि हरियाणा में ही आप देखोगे तो एक तो है जेजेपी पार्टी, अभी रिसेंटली बनाई गई है, ठीक है। दूसरी पार्टी आती है इसमें आईएनएलडी, ठीक है। और फिर इसमें पार्टी आ जाती है आपकी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। हालांकि आम आदमी पार्टी इतनी यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है, एक्टिव नहीं है हरियाणा में, बट दिस इज व्हाट वी सी। इस टाइप की पार्टीज रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीपल पार्टीज हैं, लेकिन सिंपल से ही आप सिंपल मेजोरिटी से ही आप पावर में आ सकते हो। तो इसीलिए इंडिया इसमें इकलौती एक्सेप्शन है डवर्जर लॉ की। तो डवर्जर जो थे, इन्होंने दो टाइप की पार्टीज को दो टाइप में क्लासिफाई किया। इनका कहना था कि दो टाइप की पार्टीज होती हैं, एक होती है मास पार्टी और एक होती है कैडर पार्टी। तो एक एक करके इसको अब समझेंगे कि मास पार्टी कौन सी होती है, कैडर पार्टी कौन सी होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। एक मिनट, ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। थोड़ा मेरी एग्जॉस्टेड। बस कल और परसों की बात है, जब मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि आपकी मल्टीपल क्लासेस है, इसके बाद थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। नवंबर से मैं टाइमली क्लासेस लिया करूँगी, एक टाइम आपका मैं रख दूंगी। अभी तबीयत खराब की वजह से सब ऊपर नीचे जम्बल अप हो गया। एक तो सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है आजकल मुझे, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस हैं, और फिनिश करना है इस मंथ कुछ कोर्सेज थे, तो ये भी रीज़न है कि दिक्कत रहती है। यस, करंट अफेयर की क्लासेस तो रहेंगी नवंबर से, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि करंट अफेयर्स की जो क्लासेस रहेंगी, वो आपकी मैं उसमें हैंड रिटन नोट्स दूंगी आपको, अपने जैसे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में समझाऊंगी मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में, लेकिन नोट्स उसमें हैंड रिटन रहेंगे, क्योंकि ऐसे टाइप करने में और ये सब करने में थोड़ा दिक्कत रहती है, ठीक है। हिंदी में दे दो, हिंदी में बहुत डिफिकल्ट है उमंग मेरे लिए, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। हिंदी के लिए आई डो नॉट हैव एनी वन राइट नाउ जो हिंदी मीडियम में करंट अफेयर्स पे काम कर सके अभी फिलहाल। अगर आप कर सकते हो तो बताओ, आर यू रेडी टू वर्क इन हिंदी मीडियम के नोट्स, तो फिर उस हिसाब से आई कैन प्रोवाइड। वॉइस टाइपिंग सिस्टम है तो, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है मुझसे, मतलब वो वही तो रीज़न है कि मैं आपका वॉइस टाइपिंग नहीं कर पाई। आप एक बार ट्राई कीजिए अगर आपसे होता है तो।
ट्राई कीजिए, देन विल वर्क ऑन इट. मुझे 10 मिनट दीजिए, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. आई एम गोइंग टू लाई डाउन फॉर 10 मिनट्स, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. वैसे भी सिर्फ पार्टीज़ में थोड़ा सा रह गया है, एंड फिर उसके बाद प्रेशर ग्रुप में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और सोशल मूवमेंट्स में भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा. अगले आधे घंटे में तीनों टॉपिक्स हो ही जाएंगे ये, ठीक है. नहीं, आई डोंट वांट टू एंड इट, कंटिन्यू मुझे करना है. ये टॉपिक मैं चाहती हूँ कि एक क्लास में ही फिनिश हो जाए, फिर बहुत डिफ़िकल्टी होगी, वरना सब ऊपर नीचे रहेगा, कौन सी क्लास में क्या लेसन है. एटलीस्ट अगर एक क्लास में शुरू किया है तो उसी में रहे, ठीक है. सो गिव मी 10 मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग.
Okay, let us continue with the session. So Duerger classified the parties into two types. One is mass party and the other one is cadre parties. This is the classification of Duerger in political parties category. Mass parties are the liberal parties. That means they will focus on, increasing the number of, will emphasize on broadening the membership, including BJP. Like BJP is a mass party, it tries to broaden its membership as much as possible, and they are going to construct a wide electoral base. तो मास पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जो अपनी मेंबरशिप को बढ़ाने की बात करती है, नए नए मेंबर्स को बार बार ऐड करती रहेगी ताकि जो लोग उसका बेस बढ़ जाए, मतलब मिडिल क्लास भी उसके लिए वोट करे, चाहे तो पुअर क्लास, वर्किंग क्लास जो है वो भी वोट कर सकते हैं, जो बुर्जुआजी है वो भी उनको वोट करे। तो मास पार्टी एक ऐसी टाइप की पार्टी होती है जिसमें इनको इलेक्शन में मास सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि यूएसए के केस में रिपब्लिकन पार्टीज होंगी, पार्टी है। ठीक है, आया समझ मास पार्टी के बारे में? मेंबरशिप इसकी ब्रॉडन होगी, मतलब मेंबर्स ऐड अप करती रहती हैं ये। ठीक है, जितने ज्यादा मेंबर्स उतना बढ़िया, उतना ज्यादा इनका बेस रहेगा, उतने ज्यादा लोग इनके लिए वोट करेंगे। ठीक है, तो ये होती है मास पार्टी, बीजेपी हो गई जैसे, या यूएसए के केस में आप ले सकते हो रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सभी मास पार्टीज हैं। अब आती है कैडर पार्टी। कैडर पार्टी नॉन लिबरल पार्टीज होती है, आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती है, जैसे राइटिस्ट पार्टी हो गई और लेफ्टिस्ट पार्टी। अब आज के टाइम पे तो नहीं रही हैं ऐसी, लेकिन कैडर पार्टीज होती हैं। जैसे कि लेनिन ने जो आइडियाज बताए थे कि कुछ एक एलीट होंगे, एलीट क्लास के मेंबर्स होंगे, रिच क्लास के, जो कम्युनिस्ट पार्टी का पार्ट बनेंगे। जैसे चाइना है, चाइना में हर कोई उसका पार्ट नहीं होता, सिर्फ कुछ ही लोग उसका पार्ट होते हैं जो एलीट क्लास का पार्ट होते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप लीडर उसको मास ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सही नहीं लगेगा, ये नहीं कि सारे ही उसका पार्ट बन जाएं, रादर उसमें कैडर होंगे, सिर्फ एलीट क्लास उसका पार्ट रहेंगी। तो ये डुअर्जर ने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। और साथ ही में डुअर्जर ने इनफैक्ट ये भी बोला था, चार टाइप के स्ट्रक्चर दिए थे पॉलिटिकल पार्टीज के। इसमें पहले बोला था कि एक होती है ब्रांच, ठीक है, ये होती है लिबरल पार्टी की, जैसे बीजेपी की अपनी ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक एक ब्रांच हो गई मान लीजिए लखनऊ की, एक ब्रांच हो गई हरियाणा की, ठीक है, एक ब्रांच हो गई, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट की ब्रांचेस भी हो जाती हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की ब्रांचेस हो गई, स्टेट की ब्रांचेस हो गई। तो लिबरल पार्टीज होती है, उनके ब्रांचेस होती हैं, उनके लोकल यूनिट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रहते हैं, जैसे बीजेपी का कार्यालय हो गया। ठीक है, वो सब चीजें हो गई। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई बीजेपी का कार्यालय हो गया तो वहां पे बीजेपी का ही पार्टी से रिलेटेड सारा काम होता है, वो होती है ब्रांच। उसके बाद होती है सेल। एक दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर बताया पॉलिटिकल पार्टीज में, सेल भी होते हैं, ये होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे सेल होते हैं जहां पर डायरेक्टली जो लोग होते हैं, वो जो लीडर्स होते हैं, जितने भी उस पार्टी का मेंबर होते हैं, वो बताते हैं कि क्या करना है और ऐसे डिसीजन पूरा ऊपर जाता है। तो ये सेल से बॉटम अप अप्रोच होती है। फिर एक होता है कॉकस। कॉकस क्या होता है? कॉकस एक टाइप का ग्रुप होता है छोटा सा, जिसपे एलिट्स के पास में सारी पावर होती है, एलिट्स रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। राइटिस्ट पार्टी में ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे बीजेपी में आप देखोगे, बीजेपी में मोस्टली आज के टाइम पे तो सभी में है। बीजेपी में राजनाथ सिंह, अमित शाह और मोदी, इन तीनों के पास में सारी पावर है। फिर उसके बाद होता है एक और पॉलिटिकल पार्टी का फीचर होता है, वो होता है मिलिशिया। इसमें जैसे ये वाली जो फीचर था, ये हिटलर की अपनी पार्टी में था, मुसोलिनी की पार्टी में था। इनकी ना जो मिलिट्री वाली विंग होती है, जो आर्म्ड विंग होती है, जिसमें सेना होती है इनकी, उसको बोलते हैं हम मिलिशिया। तो ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनकी खुद की आर्म्ड विंग होती है। जैसे बीजेपी की अगर आर्म्ड विंग देखोगे तो आप आरएसएस बोल सकते हो इसकी आर्म्ड विंग। ठीक है, तो यहाँ पार्टी में इनकी आर्म्ड विंग होगी, दिस इज मिलिशिया। तो ये स्ट्रक्चर बताए थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के, और क्लासिफाई किया था दो टाइप की पार्टीज में, कि एक मास पार्टी होती है, एक कैडर पार्टी होती है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में
इनकी जगह पे डोवाजर की जगह पे आप चाहें तो सरतोरी की भी लिख सकते हैं व्यूज। इनके मुताबिक इनका कहना है कि पार्टी सिस्टम में ये मैटर नहीं करता कि कितनी नंबर ऑफ पार्टीज हैं। पार्टी सिस्टम में मैटर करता है कि कौन सी पार्टी रेलेवेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में 1947 से लेकर के अब तक 200 पार्टीज हैं। अब 200 पार्टीज तो हैं इंडिया में, लेकिन मैटर कौन सी करती है पार्टी? मैटर करती है दो पार्टीज आज के टाइम पे, दैट इज बीजेपी एंड कांग्रेस। ज्यादातर तो ये मैटर करती है। रीजनल लेवल पे एक दो पार्टीज और मैटर करेंगी रीजन के हिसाब से, लेकिन है बहुत सारी, लेकिन मैटर सिर्फ यही करती हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। शुरुआत में भी मल्टी पार्टी सिस्टम था, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बावजूद भी 1947 से लेकर के 1967 तक का जो आप पार्टी सिस्टम देखेंगे वो वन पार्टी डोमिनेंट था, जिसमें कांग्रेस सिस्टम इसको बोलते हैं, जिसमें कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी इंडिया में। तो ये सतोरी का ही एग्जाम्पल आता है कि ये मैटर नहीं करता कि एक कंट्री में कितनी पार्टीज हैं, ये मैटर करता है कि एक कंट्री में कितनी पार्टीज रेलेवेंट है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट से हम बता रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरे थिंकर्स हो गए जो क्लासिफाई करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम के बेसिस पे, जो बोलते हैं कि कुछ जो कंट्रीज होती है कम्पिटिटिव इलेक्टोरल सिस्टम होता है। जैसे इंडिया और यूएसए में कम्पिटिटिव है, आपस में पार्टीज लड़ेंगी एक दूसरे के साथ में पावर के लिए। फिर होता है नॉन कम्पिटिटिव, जैसे चाइना में है। चाइना में क्योंकि सिंगल पार्टी आपस में लड़ेंगे नहीं, तो इलेक्टोरल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में। अब कॉम्पिटिटिव में भी डिवीजन है। इसमें एक है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न। वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो ज्यादातर आपको दो ही टाइप के दिखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। एक तो होता है टू पार्टी सिस्टम और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, टू पार्टी सिस्टम जैसे यूएसए और ब्रिटेन में है। जैसे ब्रिटेन में जो टर्नओवर है पार्टी का, जो इलेक्टोरल का, वो आइडियोलॉजिकल है। कुछ लिबरल पार्टीज हैं, सॉरी नॉट लिबरल पार्टीज, वी कॉल इट एज लेबर पार्टी। एक है लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। और जैसे यूएसए में देख लो आप, एक रिपब्लिकन है एक डेमोक्रेट है, दो पार्टी सिस्टम है यहाँ पर। एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे अमेरिकन सिस्टम को हम बोलते हैं कि यहाँ का टर्नओवर प्रैग्मेटिक होता है। यहाँ पे लोग प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से वोट देते हैं। जैसे कि जब उनको ओबामा का प्रैक्टिकल लगा कि ओबामा हमारे लिए बेहतर करेंगे, उन्होंने ओबामा को पार्टी वोट दे दिया। जब उनको लगा कि ट्रम्प हमारे लिए बढ़िया काम कर सकते हैं, तो हिलरी क्लिंटन की जगह पे ट्रम्प को वोट दिया उन्होंने। तो बेसिकली हमें देखने को क्या मिलता है कि अमेरिकन सिस्टम प्रैग्मेटिक है। ठीक है, प्रैग्मेटिक है, जैसा उनको ठीक लगता है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। जबकि ब्रिटिश में आइडियोलॉजी मैटर करती है कि अगर आप लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप लेबर पार्टी को ही प्रमोट करेंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे। दूसरा टाइप का सिस्टम होता है वेस्टर्न कंट्री में, वो होता है मल्टीपल पार्टी सिस्टम। मल्टीपल पार्टी सिस्टम जैसे यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, इटली एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी जगह पे आप देखोगे कि हर जगह पे यूरोप में कोएलिशन है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल यूरोप में मतलब ब्रिटेन को छोड़ करके, ब्रिटेन कॉन्टिनेंटल में नहीं आएगा क्योंकि वो अलग से एज एन आइलैंड नेशन है। तो इटली को छोड़ करके बाकी सभी जो कंट्रीज है यूरोप में, सभी के कोएलिशन बने हुए हैं, मतलब मल्टीपल पार्टीज हैं तो आपस में कोएलिशन बना करके काम करती हैं। तो ये तो हो गया वेस्टर्न कंट्रीज में। तो टर्नओवर का मतलब होता है पार्टी शफल हो सकती है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी के बेसिस पे शफल होती है, यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म के बेसिस पे, मतलब प्रैक्टिकल पर्पसेस कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या डिमांड है आपकी, उसके बेसिस पे शफल होती है। ठीक है। यानी हम देखते हैं ना तो वेस्टर्न कंट्रीज में ना ही नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में जो पार्टी सिस्टम है होमोजीनियस नहीं होता। ठीक है। और देर आर कुछ वेरिएशंस होती रहती हैं आपस में। तो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलेगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज में ही नहीं आती हैं उस कैटेगरी में, डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आएंगी। ऐसी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक ही पार्टी है जो रूल कर रही है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है जैसे इंडिया में है। टू पार्टी सिस्टम जैसे बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आती है नॉन कॉम्पिटिटिव की। नॉन कॉम्पिटिटिव में आपको देखने को मिलेगा जैसे चाइना होता है। चाइना में हेजिमोनिक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी की सिस्टमेटिक रेलेवेंस है। इसके अलावा आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में ही आज के टाइम पे, कि जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं यहाँ इसका कॉन्सेप्ट होता है ग्रोथ ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टीज हो गई है। यानी अब यहाँ पर आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है, मैटर क्या करता है कि आपको सभी को
कैच करना है कि सभी आप ही को वोट करें, आप ही की पार्टी को वोट करें। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में आज के टाइम पे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, देयर इज अ लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब कि पार्टी के अंदर में ही डेमोक्रेसी नहीं है। जो लीडर्स हैं, जो टॉप के लीडर्स हैं, वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। लोगों से पूछा नहीं जाता है, पार्टी मेंबर से पूछा नहीं जाता है कि आपको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उस मामले में डेमोक्रेटिक हो जाती फिर भी। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो आजकल हमें डेवलप्ड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, ये सभी जो कंट्रीज है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में ना तो ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। ज्यादातर यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज दिखती हैं वो पर्सनालिटीज या डायनेस्टीज को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। कुछ पर्सनालिटीज के अराउंड वो पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं। जैसे बीजेपी आज मोदी की वजह से चल रही है, उनकी पर्सनालिटी की वजह से चल रही है। इसमें काफी पैराडॉक्सिकल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। पैराडॉक्सिकल फीचर्स मतलब कि दोनों टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक तो मॉडर्न फीचर्स भी हैं इसमें और ट्रेडिशनल फीचर्स भी हैं। मतलब स्ट्रक्चर में तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी लगती हैं जैसे मॉडर्न फीचर्स हों, उसमें मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज के नए जमाने की पॉलिटिकल पार्टी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये रन करती हैं, आज भी जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, कौन डिसीजन लेता है, वो वही पुराना तरीका, ट्रेडिशनल तरीका फॉलो किया जा रहा है। तो उसी के बेसिस पे डॉजर ने अपने जो पार्टी थी उसको दो उसमें डिवाइड किया, और उन्होंने बोला कि एक तो प्लूरलिस्टिक पार्टी सिस्टम होता है और एक वन पार्टी सिस्टम होता है। प्लूरलिस्टिक में जहाँ पर मल्टी पार्टी या टू पार्टी सिस्टम होगा, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप अपने मुताबिक। और एक होता है वन पार्टी सिस्टम या डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जिसमें एक ही पार्टी डोमिनेट करेगी, ठीक है। इस टाइप से ये पूरा ब्रॉडली उसको क्लासिफाई करते हैं और बताते हैं कि टू पार्टी सिस्टम कौन सा है, जहाँ पर दो ही पार्टीज होती है, आपस में compete करती हैं। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले सकते हो टू पार्टी सिस्टम में। ऐसे ही आप फिर आगे बता सकते हो मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल या यूरोप या फ्रांस का एग्जाम्पल लेकर के इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। बता मैंने आपको दिया है। उसके बाद वन पार्टी सिस्टम आता है। अब दूसरी बात कि जो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, उनको ये नोट्स क्योंकि इंग्लिश में दिख रहे होंगे, मैं उनको पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। यही सेम चीज, ये जो नोट्स हैं, ये कहाँ से बनाए गए हैं? इग्नू से, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, रश्मि, उमंग, आप लोग इग्नू का पीडीएफ पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज वाली। इनफैक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो टॉपिक है सबसे बेस्ट इग्नू में दिया है। कोई और बुक्स फॉलो करने से बेहतर है यहाँ से फॉलो कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है इग्नू की पीडीएफ, क्योंकि वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड की है। लेकिन हिंदी मीडियम को अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर प्रिपेयर करना है, सेम चीजें एज इट इज हिंदी मीडियम पे वहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग हिंदी मीडियम से अपना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये पूरा फिनिश कर लेंगे, वहीं से ये पूरा लिया गया है। आगे आता है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स भी आपको वहीं से पढ़ना है, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को। सबसे पहले जब भी प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन आता है तो आप बताइए कि प्रेशर ग्रुप्स आर इनविजिबल एम्पायर्स, ठीक है, फिनर इसको बोलते हैं। ये इनविजिबल एम्पायर्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करके प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट पे, ताकि वो लॉ बनाया जा सके जो लोगों की डिमांड है। While writing answer, is it okay to write party names? Yes, Raghav, you have to mention the party name also whenever you are writing, because you have to give the real time examples, Raghav. ठीक है। सो प्रेशर ग्रुप्स सभी कंट्रीज में पाए जाते हैं, चाहे कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, दोनों सोसाइटीज में पाए जाते हैं। और प्रेशर ग्रुप्स, लेकिन नेचर इनका वैरी कर सकता है। हो सकता है डेमोक्रेसी में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अलग प्रकार के हो, और नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अलग प्रकार के प्रेशर ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अगर एक क्वेश्चन आता है प्रेशर ग्रुप पे। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने टाइप के प्रेशर ग्रुप होते हैं। इसमें एक स्टैटिक मॉडल है और एक है डायनेमिक मॉडल। तो पहले स्टैटिक मॉडल समझते हैं। स्टैटिक मॉडल दिया है गैब्रियल आलमेंट ने। गैब्रियल आलमेंट का कहना है कि 4 टाइप के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। पहला प्रेशर ग्रुप बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप होता है, ये मोस्ट पावरफुल होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हेयर आर ओवर डेवलप्ड स्टेट, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा, इंडिया में पॉलिटिक्स ओवर डेवलप्ड है। हुमजा अलवी को याद करो, हमने पढ़ा था ये चीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज में गवर्नमेंट का रोल मिनिमम रहता है, वहां पर भी रहता है, लेकिन ज्यादा पावरफुल डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं प्रेशर ग्रुप्स।
और ये इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, यानी सिविल सर्वेंट्स का अपना एक प्रेशर ग्रुप होगा, आर्मी ऑफिशियल्स का अपना होगा। जैसे आर्मी ऑफिशियल जब चाहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन इम्प्लीमेंट की जाए, तो वो उसके थ्रू काम कर रहे थे, प्रेशर ग्रुप के थ्रू, है ना। सो ये हो गया इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। नेक्स्ट आता है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट बेस पे सभी लोग साथ में आकर के एक यूनियन बना लेते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं, और उसके थ्रू सरकार पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का अपना एक प्रेशर ग्रुप हो गया, एबीवीपी हो गया, एफआईसीसीआई हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, ये सभी प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब नॉन वेस्टर्न में भी हैं, मतलब इंडिया में भी हैं, लेकिन इंडिया में देखोगे कि स्टूडेंट का जो प्रेशर ग्रुप है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये भी रीज़न है कि हम ऐसे प्रेशर ग्रुप्स को नहीं इतनी डिटेल से पढ़ते हैं इंडिया में, ठीक है, और हमको ज़्यादा दिखाई भी नहीं देते हैं ऐसे, इसीलिए। दूसरा आता है नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ये भी वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर भी होते हैं। नॉन एसोसिएशनल होता है किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को लेकर के। अब आइडेंटिटी को लेकर के आप बनोगे, एक ग्रुप बनाओगे और साथ में प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत, मतलब करोगे कोशिश। जैसे सभी क्षत्रिय जो राजपूत हैं उनकी एक है रशिया क्षत्रिय महासभा, ऐसे ही हिंदूज की हिंदू महासभा है, ठीक है। ये होते हैं नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे ये एक तरीके से, नॉन एसोसिएशनल बोलते हैं इसको। फिर आता है एनॉमिक प्रेशर ग्रुप। एनॉमिक प्रेशर ग्रुप ये नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे इंडिया में रहता है। एनॉमिक प्रेशर ग्रुप में जैसे ये ना जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं जैसे नक्सलाइट्स हो गए, इनको बोलते हैं एनॉमिक ग्रुप। ये क्या करते हैं, सरकार के प्रति कुछ एक्शन लेते हैं, बहुत ही सॉलिड एकदम स्ट्रांग एक्शन लेंगे। तो इनका ना स्पॉन्टेनियस एक्शन आता है, एकदम से एक्शन आता है इनका। जैसे कि वॉयलेंस ये यूज करते हैं, हाईजैकिंग्स कर लेंगे या असैसिनेशन में, ये होते हैं एनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। जैसे टेररिस्ट वाले हो गए, नेक्सलाइट्स हो गए, ये एनॉमिक है। तो इसके बारे में पढ़ लेना डिटेल में, ये दिया गया है आपको आपके इग्नू के नोट्स में। अब इंग्लिश पर जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो एज इट इज इसी पीडीएफ से रेफर करेंगे। हिंदी मीडियम वाले प्रेशर ग्रुप वाली पीडीएफ है हमारी हिंदी मीडियम की, उसको रेफर करेंगे। तो ये सभी चीज मैंने आपको बता दी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना यहाँ से। तो ये तो था स्टैटिक मॉडल। अब आगे आता है डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल दिया था जीन ब्लॉन्डल ने। जीन ब्लॉन्डल का कहना था कि सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको इन्होंने अकाउंट लिया, उसका कंसिडर किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स को के बारे में बताया कि जैसे सोसाइटी में चेंज आता है वैसे ही प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स में भी चेंज आता है। तो जीन ब्लॉन्डल ने बोला कि पहले के जो प्रेशर ग्रुप्स थे वो ट्रेडिशनल प्रेशर ग्रुप थे, आज के टाइम पे हमें मॉडर्न प्रेशर ग्रुप देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल टाइप के भी एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइप के भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल हम देखते हैं जो कम्युनिटी बेस्ड पे होते हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी हो गई, ठीक है, क्षत्रिय कम्युनिटी हो गई, इनके अपने कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स होंगे, ये ट्रेडिशनल है। नॉन एसोसिएशनल इज कम्युनिटी बेस्ड। फिर होता है प्रोटेक्शनिस्ट। इसमें क्या होता है, ये भी पुराने टाइम पे एग्जिस्ट करता था ट्रेडिशनल में, जिसमें जो भी एम्प्लॉयज हैं, जैसे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ में आ गए, सारे जो फार्मर्स हैं एक साथ में आ गए, तो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। ये ऐसे भी ट्रेडिशनल प्रेशर ग्रुप्स हुआ करते थे। अब आज के हमको देखने को मिलते हैं, आज के टाइम पे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं एसोसिएशनल है, मतलब हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप्स भी हैं जो डेवलपमेंटल प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ग्रीन पीस लाने के लिए, डिसआर्मामेंट लाने के लिए वर्ल्ड में, कि न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्म किया जाए, इन पे काम कर रहे हैं। तो कुछ एसोसिएशनल है और कुछ डेवलपमेंटल है। तो ये जीन ब्लॉन्डल की डायनेमिक क्लासिफिकेशन है, इसको भी ऐसे पढ़ लीजिएगा यहाँ से पूरा। अब एक ना ऐसा भी आता है कि प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप में क्या डिफरेंस है। देखिए, वैसे तो प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि इंटरेस्ट ग्रुप्स और इसमें यही होता है, दोनों ही ग्रुप पॉलिटिक्स के एक्टर्स हैं, दोनों ही गवर्नमेंट पे एक तरीके से इन्फ्लुएंस अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस, आरएसएस भी एक टाइप का प्रेशर ग्रुप आप बोल सकते हो इस चीज़ में। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होता है, ठीक है, आरएसएस इसमें ऑर्गेनाइजेशनल है, तो आरएसएस एसोसिएशनल में आ जाएगा रश्मि। इंटरेस्ट ग्रुप्स होता है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स दोनों ही ग्रुप पॉलिटिक्स का पार्ट होते हैं,
ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो कि प्रेशर ग्रुप इनविजिबल एम्पायर है। इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में आप लिख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को ही एडवांस करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं बनाते, ना ही गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो गवर्नमेंट बना भी सकते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट भी बन सकते हैं। जैसे कि जो अरविंद केजरीवाल थे और हमारे जो अन्ना हजारे थे, वो लोकायुक्त और लोकपाल के लिए प्रेशर ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया था। सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था कि सरकार कुछ करे इस मामले में, ठीक है, लेकर के आए। और इसी के बेसिस पे हम देखेंगे आगे जाकर के केजरीवाल अपनी पार्टी बना लेंगे, आम आदमी पार्टी। तो एक होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप के पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं होते, ये लोग पार्टी या गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं अपनी, ठीक है। ये बस क्या करेंगे, लॉबी करेंगे, ये बस दूर से ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी को, और मतलब नोटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये चीज हमारे इंटरेस्ट में है, अगर सरकार चाहे तो ऐसा डिसीजन ले सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप होता है वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं डिसीजन मेकर पे, वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ये करिए, आप ये लेकर के आइए। तो ये इसका डिफरेंस ऐसे आ जाता है कि नेचर देखोगे तो इंटरेस्ट ग्रुप प्रोटेक्टिव होते हैं, मोर और लेस प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब अपने बस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बात को कन्वे कर देते हैं सरकार को। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव भी होते हैं लेकिन साथ में प्रोमोटिव भी होते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एकदम फॉर्मेलिटी के बेसिस पे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एकदम स्ट्रक्चर्ड होते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, पूरा डिसाइड होता है कि कैसे कैसे प्रेशर डाला जाएगा गवर्नमेंट पे। दूसरा आता है ओरिएंटेशन। इंटरेस्ट ग्रुप्स इंटरेस्ट ओरिएंटेड होते हैं, अपना जो इंटरेस्ट होता है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बात करते हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप ज्यादातर फोकस करते हैं प्रेशर टैक्टिक्स पे, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट को कन्वे करेंगे इंटरेस्ट ग्रुप, लेकिन प्रेशर ग्रुप प्रेशर लगाएगा, प्रेशर टैक्टिक यूज करेगा, वायलेंस भी यूज कर सकता है, ठीक है, और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे नक्सलाइट्स होते हैं, वो वायलेंस का यूज करते हैं ताकि जो सरकार है इनके फेवर में कुछ डिसीजंस ले। ऐसे ही इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, काफी सॉफ्टर होते हैं आउटलुक में, मतलब ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं करते, जबकि प्रेशर ग्रुप बहुत ही हार्श होते हैं। और इंटरेस्ट ग्रुप में हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ना ले, उनके इंटरेस्ट सुन लिए कि अच्छा ठीक है ये आपके बेनिफिट में है लेकिन हम नहीं कर सकते अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर टैक्टिक लगाते हैं, इसीलिए इनकी पॉलिसीज हमेशा ज्यादातर ये इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, सक्सेसफुल ये ज्यादा रहते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप के अगर टाइप लिखने हो तो बहुत टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे कम्युनल के होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे आपका खुद का इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, एसोसिएशनल हो गया, ये एंड्रयू हेवुड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। और प्रेशर ग्रुप्स में तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं गैब्रियल आर्मेंड ने क्या बोला था, तो इसी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सोशल मूवमेंट्स हमारा आखिरी टॉपिक बचा है, अभी मैं सोशल मूवमेंट नहीं कंटिन्यू करूंगी बिकॉज मेरी दूसरी क्लास है दैट आई हैव टू कंटिन्यू, तो सोशल मूवमेंट ही रह गया है सिर्फ। नेक्स्ट क्लास में सोशल मूवमेंट को कंटिन्यू कर लेंगे हम, ठीक है, we'll continue it in the next session. So this is it for this lesson guys, thank you very much, एंड इसको एक बार आप अपना पढ़ लेना, ठीक है प्लीज, हिंदी मीडियम स्पेशली, जो इग्नू के नोट्स हैं अगर नहीं मिले तो बता देना। कौन सी क्लास, स्पेशल क्लास है विश्वजीत, स्पेशल क्लास है। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। ऐसे राइटिंग वाली है, आप चाहें तो उसमें आ सकते हैं, ऐसे राइटिंग में करवाऊंगी एंड आई चेक क्या आप लिख रहे हो उसमें, फिर मैं आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप जितना रहेगा वो भी बता दूंगी, ठीक है। So this is it. Thank you very much.